नमस्कार। आज प्रोटिस्ट फोरम के माध्यम से हम लोग जो सिस्टम के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। अभी 2 एपिसोड्स हुए हैं इसमें। पहले इसमें तो क्या होता है कि वो कोऑपरेटिव का डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन क्या है और प्राउड का डेफिनेशन का अंतर क्या है। प्राउड इसको सिर्फ कोऑपरेटिव संस्था को बनाना ही नहीं, इसको एक सिस्टम के रूप में लागू करना चाहती है। इसके बारे में फर्स्ट एपिसोड में बताया और सेकेंड इसमें कल जो बताए थे उसमें टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव, यानी कितने तरह के कोऑपरेटिव्स होते हैं और इन कोऑपरेटिव्स में प्राउड का विशेषता क्या है। क्योंकि प्राउड का भी कोऑपरेटिव्स जैसे फार्मर्स कोऑपरेटिव्स हो, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव हो, प्राइमरी कोऑपरेटिव, सेकेंडरी कोऑपरेटिव, वो तो प्राउड में भी रहेगा ही, मगर ऐसे सिस्टम ये कैसे काम करेंगे इसके बारे में कल बताए थे। चलिए आगे चलते हैं। आज हम बात करेंगे प्राउडिस्ट फार्मर्स कोऑपरेटिव। ये फार्मर्स कोऑपरेटिव में जो है, हम जानते हैं कि वो फार्मर्स कोऑपरेटिव तो दूसरे लोग भी करते हैं। इसमें दूसरे लोगों के तो जनरल फार्मर्स के कोऑपरेटिव जो है उसमें भी लोग कहते हैं देखिए फार्मर्स को मिलके जुलके कल्टीवेशन करना है तो फार्मर्स कोऑपरेटिव हो गया। थियरी में तो बिल्कुल ठीक है। थियरी में हो सकता है कि वो जब फार्मर्स अपने आप में मिल जाएंगे और वो साथ में कल्टीवेशन शुरू कर देंगे तो ये फार्मर्स कोऑपरेटिव हो गया। मगर प्राउड का डिफरेंस क्या है इसमें, प्राउड किस रूप से फार्मर्स कोऑपरेटिव लागू करना चाहते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें ये फार्मर्स कोऑपरेटिव तो छोटे छोटे प्लॉट्स को बड़ा बना सकते हैं हम, जैसा छोटे छोटे फार्मर्स जो स्मॉल होल्डिंग्स, इंडिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो वही है, सब छोटे छोटे फार्मर्स हैं, उनके होल्डिंग को सब मिला लेते हैं। तो प्राउड का क्या विचार है इसके बारे में। प्राउड तो टेक्निकली प्राउड का कहना है कि एवरी फार्मिंग यूनिट शुड बी इकोनॉमिकली वाइबल यूनिट, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक होल्डिंग। इकोनॉमिक होल्डिंग का मतलब इतना है कि हम जितना इनपुट्स डाले उसमें उतना इनपुट्स में उससे ज्यादा वहां से वापस लाना है। यानी हमने खाद के लिए पैसा खर्चा किया, लेबर के लिए पैसा खर्चा किया, बीज के लिए किया, पूरा पैसा उसमें खर्चा करते जा रहे हैं। 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद वहां से कुछ आमदनी तो आएगी। जब वो आएगा, वो पहले हमने जितने पैसे डाले उससे अगर ज्यादा आता है तो उसको इकोनॉमिक होल्डिंग ऐसा कहते हैं। तो सबसे पहले उद्देश्य ये है कि वो हम इकोनॉमिक होल्डिंग में कन्वर्ट कर दें, जिनके छोटे छोटे हैं, जितने भी छोटे होल्डिंग्स हैं, जिसको आज तो वो अनइकोनॉमिक होल्डिंग है, बहुत से जगह अनइकोनॉमिक होल्डिंग है, क्योंकि अपने जो किसान बंधु हैं, बहुत से लोग उनमें एक कैलकुलेशन नहीं जानते हैं। मतलब जितना पैसा मैंने डाला और वो खुद काम कर रहा है, उसका फैमिली भी उसमें लगी हुई है, इतने जब लोग काम करते हैं, उनका अगर कुछ लेबर चार्जेस भी साथ में ले, वो ऐड करके देखे तो उनका जो आमदनी आ रही है, बहुत बार किसान घाटे में चले जा रहा है। तो इसलिए ये प्राउड का उद्देश्य ये है कि इसको फर्स्ट इकोनॉमिक होल्डिंग में कन्वर्ट, और दूसरा इनका ये जितने भी एग्रीकल्चर लैंड है, आज तो पूरा इंडिविजुअल ओनरशिप है। ये इंडिविजुअल ओनरशिप से कारण क्या हो रहा है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन लैंड का नहीं हो रहा है। प्राउड का बेसिक प्रिंसिपल कि ओनरशिप, जो इंडिविजुअल ओनरशिप कहते हैं ना, वेदर
लैंड हो या फैक्ट्री हो या कोई इंडस्ट्री हो, ये फिलोसॉफिकली इज नॉट करेक्ट, क्योंकि आदमी ने तो बनाया ही नहीं है, ये बनाया है भगवान ने। तो इसका ओनर, रियल ओनर जो है, मालिक जो है, वही हो सकता है। तो ह्यूमन बीइंग्स या आदमी का राइट बनती है, उसको उपयोग कर सकता है, ये अपने मन में रहना चाहिए। उसके लिए क्या है, सोशलाइजेशन ऑफ लैंड इज नेसेसरी। मगर प्रॉब्लम तो एकदम साइकोलॉजिकल अप्रोच के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो आज एक ही बार हम किसी को नहीं बोल सकते हैं वो लैंड छीन के, अरे भाई तुम्हारा लैंड हमने ले लिया, सरकार ने ले लिया, जैसे कम्युनिस्ट कंट्री में हुआ, और इसको हम साथ में कल्टीवेशन करेंगे। ये तो इम्प्रैक्टिकल आइडिया है, ये अनसाइकोलॉजिकल है। तो इसी को लेके प्राउड क्या कहता है, इसके ऊपर प्राउड का कहना है कि इट शुड बी इन फेसेस, इट शुड गो इन फेसेस। एक फेस के बाद दूसरा फेस आएगा इसमें। वो ये फार्मर्स का जो लैंड है, ये तो ऐसा है कि उनका बहुत, फार्मर्स के लिए, किसान के लिए वो जान के जैसा ही उसके लिए प्यारा है। वो उसका आदर भी करता है और उससे प्यार भी करता है। तो उससे, किसान से उसका भूमि छीनना बहुत गलत बात होगी। वो तो उसका साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करना है कि वो मैं के बदले हम कहना सीखे। मैं जीऊं उतना ही नहीं, हम जिए, बहुत अंतर होता है उसमें। लेट मी लिव एंड लेट अस लिव, ये डिफरेंस हमको समझना है और समझाना भी है। इसलिए प्राउड का ये जो फार्मर्स कोऑपरेटिव है, फेस वाइज चलेगा ये। तो इसका उद्देश्य तो हमने देख लिया कि ये सस्टेनेबल फार्मिंग होना है। कल भी इसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो आदमी के लिए क्या है, यूसुफ्रुक्टी राइट जो बोलते हैं, यानी इसका उपयोग करने का अधिकार, वो तो आदमी का है। मगर हम लोग जो गलत तरीके से सोच रहे हैं कि इसका मालिक मैं हूं, ये मालिकपन जो है, एक्चुअली इट इज नॉट द राइट फिलोसॉफिकल अप्रोच। इसको हमें बदलना पड़ेगा ये। तो कोऑपरेटिव इज द बेस्ट वे टू चेंज इट। इट इज नॉट, नेशनलाइजेशन करने से सोशलाइजेशन नहीं होता है। सोशलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, सोशलाइजेशन और नेशनलाइजेशन के बीच में बहुत अंतर होता है। नेशनलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब होता है सरकार उसका मालिक बन गया। ये सरकार नहीं, सब लोग मिलकर, जब हम मानना शुरू करते हैं कि भगवान इसका सब रिसोर्सेस का मालिक, संसाधन का मालिक वही है, हमें उसने सिर्फ इसका उपयोग करने के अधिकार दिया है, तो हम सब मिलके इसका उपयोग करेंगे। ये अपना थिंकिंग होगा, ये अपना कार्य की रीति होगी, विधान ऐसा अपना होगा। तो इसमें कैसे हम ये कर सकेंगे, तो अपना स्ट्रैटेजी कैसे रहेगा, इसमें सबसे पहले ये, जब मैं कल बात कर रहा था कि वो कृषि का उद्यम की दर्जा मिलनी चाहिए, एग्रीकल्चर शुड गेट दी स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री। इसका मतलब होता है कि जैसे इंडस्ट्री में जिसका जो भी हम उत्पादन करते हैं, उसका मूल्य तय करने से पहले उसके लिए जितना खर्चा किए हैं, सब तरह के खर्चे उसको ऐड करके बाद में पर यूनिट कितना खर्चा लगता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये करने का बेस्ट तरीका है कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो एक डाउट आता है आदमी को, जब उद्यम का दर्जा दिया जाएगा कृषि को, तो इसका भाव तो बढ़ ही जाएगा। एक तरह हम सोचे तो आज से ज्यादा बढ़ेगा ही, क्योंकि आज तो उसका उत्पादन के मूल्य से कम मूल्य में ये कृषि उत्पन्न बेचा जा रहा है।
बहुत से कृषि उत्पन्न, चाहे एमएसपी के तरफ से हो या ओपन मार्केट के, इसमें कभी कभी तो ज़्यादा मिलता है, बहुत ओकेशंस पे, बहुत समय में तो ये कम ही मिल रहा है फार्मर को। ये जब हम कोऑपरेटिव फार्मिंग में जाते हैं तो अपना उद्देश्य ये भी रहेगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुड भी जितना कम हो सकता है वही हम काम करें, और उसका कम करने की विधान के बारे में, तरीके के बारे में सोचें। ये कैसे हो सकता है, तो टेक्निकली हम देखेंगे तो जैसे से एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यानी कोऑपरेटिव बनाते जाए तो एक 1000 एकड़ का, 2000 एकड़ का, 3000 एकड़ का, तो एक बड़ा कोऑपरेटिव बना लिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा? नॉट नेसेसरीली। ऐसा नहीं कि वो कोऑपरेटिव बड़ा हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया। उसके लिए देखना पड़ेगा वो लैंड फर्टिलिटी कैसा है, वहाँ की भूमि का, सिंचाई की क्या व्यवस्था है, मार्केट कैसा है, ये सब देख के वो डिसाइड करना पड़ेगा। सिर्फ कौन डिसाइड करेंगे? वो खुद कोऑपरेटिव वाले डिसाइड करेंगे कि ये कितना बड़ा अपना कोऑपरेटिव होना चाहिए। ये तो फेज वाइज, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, तो प्रोट कहता है कि देयर शुड बी मिनिमम 4 फेज, यानी 4 फेसेस में, 4 स्टेजेस में ये लागू करने का प्रोट सोचता है। तो ये कौन सा होगा ये स्टेजेस? ये स्टेजेस होंगे, फर्स्ट फेज में क्या करते हैं हम लोग, क्या करना चाहते हैं। ये प्राउड तो कोऑपरेटिव का एक सिस्टम के रूप में लागू करना चाहते हैं प्राउड। तो सिस्टम के रूप में लागू करने का मतलब होता है सिर्फ हमने इतना कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस स्थापित कर लिया और ये हो गया, ऐसा नहीं है। तो एक सिस्टम कैसा शुरू करें हम? सबसे पहले क्या है कि जितने भी छोटे छोटे होल्डिंग्स हैं, अनइकोनॉमिक होल्डिंग्स, छोटे होल्डिंग्स, वो सब मिलके कल्टीवेशन शुरू करेंगे। कृषि जो करना चाहते हैं, जो भी उगाना चाहते हैं, वो सब लोग मिलके करेंगे। सब लोग मिलके पहले करेंगे, सिर्फ कल्टीवेशन नहीं, इसके साथ साथ प्रोट जैसा जो लैंड सीलिंग है उसके बारे में बात नहीं करता है प्रोट। लैंड सीलिंग इज नॉट ए बिग थिंग, मगर प्रोट क्या कहता है कि वो फर्स्ट स्टेज में सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड विल बी स्टॉप्ड। इसमें क्या है? सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड विल बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ। क्योंकि प्राउड ऐसा है कि वो इट इज ए कॉम्प्रहेंसिव आइडियोलॉजी, समग्र तरीके से पूरा एक विषय को लेके समग्रता से प्राउड सोचता है। ऐसा नहीं कि वो हमने एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी कुछ पूरे छोड़ दिए, ऐसा तो है ही नहीं है। तो प्राउड का ये कहना है कि जब हम शुरू करेंगे ये फर्स्ट फेज में, एक तो ये लोग तो मिल गए अपने आस, छोटे छोटे जितने भी किसान लोग हैं वो अपने आप में मिल गए, और दूसरे सरकार की तरफ से क्या होगा कि वो सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड विल बी टोटली प्रोहिबिटेड। इसके बाद और क्या शुरू होगा? इसके बाद ये जो कैलकुलेशन वगैरह करना है, जितना प्रॉफिट आ रहा है, मुनाफा कितना आ रहा है, ये तो सोचना पड़ेगा ना उनको। उसके लिए क्या होता है इसमें प्राउड, इसके लिए क्या कहता है कि वो जो ओनरशिप है वो तो पहले फर्स्ट फेज में रिकॉग्नाइज रहेगा, वो शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी का 2 एकड़ है, किसी का 3 एकड़ है, किसी का 1 एकड़ है, किसी का आधा एकड़। तो क्या करेंगे वहां, उसके मूल्य के ऊपर उसका शेयर तय होगा। समझिए हमने ये कर दिया कि एक उदाहरण के तरीके से 1 एकड़ का 25,000 शेयर, 25,000 रुपए के शेयर हमने तय कर लिया। वो तो लोकली तय करेंगे लोग उसका मूल्य के ऊपर। तो 2 एकड़ किसने दिया, उसका 50,000 हो गया शेयर का अमाउंट।
कोऑपरेटिव प्रिंसिपल तो रहेगा, जब एडमिनिस्ट्रेशन में या उसका मैनेजमेंट का आएगा तो एक आदमी का एक ही वोट होगा, मगर लाभ, उसका जो आमदनी आती है, लाभ को जब डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, अपने में शेयर करना होता है, तब एक कोऑपरेटिव में उसका जितना शेयर है, जितना काम किया, ये प्रॉफिट को शेयर करने का तरीका है। उसका शेयर अमाउंट आ गया उसमें, और खुद लोग काम करेंगे। हो सकता है कुछ किसान लोग खुद काम करना चाहते हैं, ये ऐसा नहीं कि उसका पीस ऑफ लैंड में ही वो काम करेगा, ऐसा नहीं। एक कोऑपरेटिव का फर्स्ट अटेम्प्ट में हम उदाहरण के तरीके से सोचेंगे कि 50 एकड़ हो गया अपना, एक 20-30 लोग जुड़ गए और एक 50 एकड़ हो गया, वो उसके कहीं भी कोने में काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो मेरा या एक कोने में था मेरा लैंड, उसी कोने में जाके मैं काम करूंगा, ये नहीं बोल सकता है कोई, हर जगह जाके काम करेगा। तो किसान इसमें दो तरह का आमदनी मिलेगी उसको। एक है उसका जितना शेयर वैल्यू है, जब डिविडेंड बांटा जाएगा तो वो शेयर वैल्यू के ऊपर भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या होता है, इट इज लैंड ओनरशिप थोड़ा ज्यादा रहेगा, और जितना काम करते हैं उसके लिए तो पेमेंट देना ही पड़ेगा। वो खुद अगर ओनर हो फिर भी वो काम कर रहा है। काम करने का मतलब ये नहीं कि वो उसको सिर्फ खेत में ही काम करना है, उसका कैपेसिटी हो सकता है, कोई अकाउंट रख सकता है, कोई मैनेजर हो सकता है, कोई खुद काम कर सकता है, कोई ट्रैक्टर चला सकता है, जो काम वो कर सकता है वो। इसके साथ लेबरर को भी लेंगे बाहर का, जो जो ओनर नहीं है मगर फार्म में काम करना चाहते हैं, उनको भी पेमेंट मिलेगा। और ये ओनर कम वर्कर जो है उसका वर्कर पेमेंट तो मिल गया, और जब डिविडेंड यानी प्रॉफिट को बांटने का होता है तब उसको शेयर के ऊपर भी मिलेगा, और ये जितना काम किए, बोनस सिस्टम बोलते हैं ना, उस तरह से उसमें भी उसके लिए थोड़ा बहुत मिल सकता है। इसमें लैंडलेस लेबरर्स को भी, और जो शेयर क्रॉपर्स, सब लोग उसमें मिल जाएंगे। तो फिर इसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, मैं फिर से याद दिलाता हूं कि प्राउड थिंक्स होलिस्टिक, इन होलिस्टिक वे। ऐसा नहीं कि वो एक सिर्फ एक एंगल से प्राउड सोच रहा है। दूसरा इसमें क्या है कि लोगों को एजुकेशन देना पड़ेगा, क्योंकि कोऑपरेटिव स्पिरिट तो अभी है ही नहीं है समाज में, तो पूरा गायब हो गया है। पूरा अभी जो स्पिरिट है पूरा इंडिविजुअल ओनरशिप और इंडिविजुअल आइडेंटिटी, और मुझे मुझे प्रॉफिट कमाना है, मुझे पैसा कमाना है। सब जगह हम मैं बोलते जा रहे हैं, हम बोलना भूल गए हैं। तो हमको सीखना होगा कि हम, तो ये सिखाने के लिए, सीखने के लिए एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ नए नए लेसन्स ऐड करना होगा, कि जिसके साथ स्टूडेंट्स के अंदर, और जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़े बड़े अभी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं मगर किसी एक कृषि में लगे हुए हैं, उनमें भी ये स्पिरिट जगे। तो उसके लिए माध्यम के द्वारा, समूह माध्यम जो है आजकल, वो कुछ नहीं देख पाते हैं हम लोग, उसमें तो बेकार की चीजें ज्यादा दिखाते हैं, मगर प्राउड ये दिखाना चाहेगा ताकि लोगों के मन में एक भावना जगे कोऑपरेटिव की, कोऑपरेटिव मूवमेंट की तरफ, सहकारिता आंदोलन के लिए उनके मन में प्यार जगे, उत्सुकता जगे। इस तरह अपना एजुकेशन सिस्टम होगा, स्कूल और कॉलेज में और बाहर की दुनिया में भी, ये साथ में शुरू होगा। ये इसके साथ साथ कहीं उधर शुरू हुआ, इधर का कोऑपरेटिव फार्मिंग हुआ, ये सब शुरू हुआ। इसके साथ ये प्रोड्यूस का जो बांटने का तरीका है, पहले ओनरशिप के लिए 50%, और जो अपना लेबर दिए हैं, ये तो पहले उनका लेबर पेमेंट तो मिल गया, रोज का
वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस के ऊपर मिल गया उसको। उसके अलावा ये जो डिविडेंड हम डिवाइड करना चाहेंगे फर्स्ट फेज में, 50% ओनर के लिए, 50% रखते हैं जो काम किए हैं उनके लिए। तो इनका जिम्मेदारी भी होगी कि जिस अनस्किल्ड लेबर जो है उनको भी ट्रेन करें। ऐसा नहीं कि वो जो नहीं जानता है ट्रैक्टर ड्राइविंग वो हमेशा अनस्किल्ड लेबर ही रहेगा। स्किल्ड मैकेनाइजेशन के लिए तो हमें जाना ही है। जितने नए मशीन हैं कृषि में जो लगा सकते हैं, सिर्फ ट्रैक्टर नहीं, जो वीडिंग के लिए आया है और जो जितने भी हार्वेस्टिंग के लिए जो भी आया है उसका उपयोग कैसे करें, कैसे चलाएं ये मशीन्स, ये सब जानकारी लोगों को मिलनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन उठती है, प्रश्न एक उठता है या कि वो लोग पूछते हैं, प्राउड कहता है कि 100% एम्प्लॉयमेंट है और आप बोलते हैं कि मैकेनाइजेशन, यांत्रिकरण के वहां का भी जोर दे रहे हैं यांत्रिकरण के ऊपर। मगर प्राउड का आप सोचिए कि आज के जमाने में कोई भी सोच भी नहीं सकता जो प्राउड सोच रहे हैं। प्राउड का कहना है हो सकता है आगे कुछ सालों बाद, दिनों बाद नहीं, क्योंकि मानसिकता अभी भी बहुत हम इंडिविजुअलिस्टिक है, इसको बदलना है। हो सकता है थोड़े सालों के बाद हफ्ते में आदमी अपना सर्वाइवल के लिए, यानी खाने पीने का तो कुछ चाहिए उसको, खाना पीना, एक घर और कपड़े, ये सब चाहिए। उसके लिए तो उसको काम करना ही होगा। काम किए बिना सरकार से तो ऐसा दान के रूप में तो मिलने वाला नहीं है प्रॉपर, मगर जो काम करेगा। अब लोग बोल रहे हैं काम का, जितना काम कर रहे हो उसका समय बढ़ा दो, 8 घंटे के बदले 12 घंटे बढ़ा दो, 16 घंटे बढ़ा दो। मगर प्राउड ऐसा कभी नहीं करेगा। प्राउड का सोच है इसको कम करते जाओ, इतना कम करो कि सालों बाद हफ्ते में 5 मिनट, 5 मिनट हफ्ते में काम करेगा आदमी तो उसका पूरा न्यूनतम आवश्यकताएं पूरे हो जाएंगी। काम तो करना ही पड़ेगा, मगर तब यांत्रिकरण ज्यादा होगा। ये यांत्रिकरण को लेके, मशीनरीज को लेके, नया टेक्नोलॉजी को लेके काम करते रहेगा। तो उसका टाइम हो रहे सिर्फ 5 मिनट काम करेगा और बाकी समय क्या करेगा वो। अरे भाई, अब तो लोग नहीं जानते हैं समय का उपयोग कैसे करें। बहुत लोगों के लिए टाइम पास कैसे करें यही तो बहुत मुश्किल काम है। वहाँ टाइम पास की नहीं होती, क्योंकि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जब हो जाता है आदमी का, उसके लिए समय ज़्यादा कभी नहीं होता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और उसके साथ साथ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए जितना समय मिलता है उतना ही अच्छा है। मगर अब हम ऐसे एक जिंदगी में देखे हैं और ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हम दिन के 12 घंटे, 16 घंटे सिर्फ अपने अस्तित्व को रखने के लिए, यानी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरे करने के लिए दिन भर काम कर रहे हैं। अपना माइंड इतना क्रूड हो चुका है, सुबह से शाम तक सिर्फ पैसे या काम का सोच रहे हैं। इसके आगे आज के जमाने में कोई सोच नहीं पा रहा है। जब हम ये सुनेंगे कि वो 5 मिनट हफ्ते में काम करे तो भी हम अच्छे तरीके से जी सकेंगे, लोग चौंक उठते हैं। अभी उनको लगता है ये तो सपना, सपना के लिए भी लायक नहीं है उनके लिए। मगर ये सिर्फ सपना नहीं है, साकार होने वाले सपने हैं। ये सपना जो है थोड़े सालों में ये धरती के ऊपर साकार होके ही रहेगा। ये है प्राउड। तो इसके आगे चलते हैं हम। तो फर्स्ट फेज हो गया। इसके साथ साथ ये जो प्रॉफिट और ये बढ़ाने का, ये बीच में जो डिवाइड कर रहे हैं हम, ये तो प्राउड का थिंकिंग है कि 50% तो ओनरशिप के लिए रहेगा। ये आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएगा, मगर ज्यादा तो कभी होने नहीं देना, क्योंकि वी हैव टू डेवलप सहकारिता मनोभाव और सहकारिता आंदोलन। इसके लिए इसको तो कम करना होगा। तो सेकेंड फेज में क्या होगा,
जब हम सेकेंड फेज तक पहुंच जाएंगे, तब सेकेंड फेज में एक तरह सबको हम बोलेंगे भाई आप मिल जाइए, क्योंकि तब तक ये सहकारी कृषि की, कोऑपरेटिव कृषि की लाभ बहुत लोग देख चुके होंगे। वो लोगों को मालूम हो गया होगा कि इसमें अकेले करने से ज्यादा लाभ है। और ये गांव में क्या होता है, जब कोऑपरेटिव में काम करते हैं तो लैंडलेस लेबरर, जो बाकी फार्म लेबरर हैं, छोटे मोटे किसान हैं, उनके लिए वो जीने का एक सिक्योरिटी मिल जाता है कोऑपरेटिव रहने से। ये कोऑपरेटिव में काम करने का मतलब है हम साथ में काम करें। जब हम हो जाता है, देखिए एक छोटा फैमिली, एक फैमिली में जब एक कुटुंब में जब कोई सोचता है कि ये मेरा फैमिली है, ये मेरा परिवार है, तब क्या होता है, सबके लिए वो केयर करता है। अब अपने परिवार के आगे तो हम लोग सोचना सीखे ही नहीं है। जब एक कोऑपरेटिव बन के सोचना शुरू करते हैं, वो कोऑपरेटिव में जितने भी लोग मिले हैं वो एक बड़ा परिवार हो गया। जब ये परिवार वाले सबके लिए सोचना शुरू करते हैं, तो क्या है कि वो एक परिवार बड़ा हो गया आगे। जब ये छोटे छोटे किसान लोग मिलके और उनके साथ लैंडलेस लेबरर सब लोग मिलके एक बड़ा परिवार होते हुए देख के दूसरे लोग भी उसमें जुड़ना चाहेंगे। तो यहाँ कंपलसरी शुरू नहीं होगा स्टार्टिंग में। और जो भी बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़े बड़े फार्मर्स, उनका जो अभी इकोनॉमिक होल्डिंग है, तो वो लोग बोलेंगे हम क्यों जुड़े, अरे भाई आप करते रहो करते रहो, आप अपना करो, हम छोटे छोटे जितने भी हैं पहले तो वॉलंटियरली जुड़े, अब जो थोड़ा बहुत उनके लिए पुश करना चाहिए भाई जो जुड़ जाओ इसमें। क्योंकि उसी के साथ साथ प्रोट क्या शुरू करता है कि एग्रो एंड एग्रीको इंडस्ट्रीज, क्योंकि आपका समस्या जो है कृषि के ऊपर जितने लोग निर्भर हैं, 60% से ज्यादा, एक मोटी तरीके से क्या है, 40% से ज्यादा लोग अगर कृषि के ऊपर या किसी उद्यम के ऊपर निर्भर होना, वो आर्थिक संतुलित आर्थिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। या आर्थिक व्यवस्था का जो आरोग्य कहें, उसका हेल्थ कहते हैं, उसके लिए ठीक नहीं है। जो बैलेंस्ड इकोनॉमी है ना, प्राउड थिंक्स ऑफ इन बैलेंस्ड इकोनॉमी। इसलिए जो लोग कृषि के ऊपर अभी डिपेंडेंट हैं, उसके ऊपर निर्भर हैं, उनको कृषि क्षेत्र से बाहर लेके जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि उनका जितना भी भूमि है उनका छीन लो और उनको यहाँ से फेंक दो बाहर, ना, बिल्कुल नहीं। उनको यहाँ से, उनका लैंड तो यहाँ रहेगा, छोटा मोटा लैंड है, 2 एकड़ है, भाई ले लो, अपना कोऑपरेटिव को दे दिया और मैं दूसरा काम धंधा शुरू कर दिया, या तो प्रोसेसिंग यूनिट में ज्वाइन हो गया, खुद प्रोसेसिंग यूनिट शुरू किया, या कहीं अपना नज़दीक में कुछ इंडस्ट्रीज आ रहे हैं उसमें काम करना शुरू कर दिया। मेरा यहीं से भी अपना लैंड से भी कुछ आमदनी आ रही है और खुद काम करके भी मैं कमा रहा हूँ, मेरा अच्छी कमाई है। इसलिए ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये अवकाश, इसको तो सृष्टि करना ही होगा। ये सृष्टि करने के लिए एग्रो इंडस्ट्रीज और एग्रीको इंडस्ट्रीज, यानी जो कृषि से पहले का जरूरतें पूरी करने की इंडस्ट्री एग्रीको, कृषि उत्पन्न को जो प्रोसेसिंग वगैरह जो करते हैं, जो हार्वेस्टिंग के बाद जो करते हैं, उसको एग्रो इंडस्ट्री कहते हैं। ये सब शुरू हो जाएगा। ये शुरू होने के बाद लोगों का एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ इतने तकलीफ नहीं होगा। अभी एम्प्लॉयमेंट तो मिलते रहेगा। और प्राउड सिर्फ एम्प्लॉयमेंट और आमदनी के बारे में बात नहीं करता है, प्राउड का परचेसिंग पावर, यानी ऑन ए लार्जर स्केल, प्राउड थिंक्स ऑफ मेंटेनिंग increasing purchasing power, not only maintaining, increasing purchasing power। उसके साथ साथ इन्फ्लेशन, यानी जो आज प्राइस का एस्केलेशन हो रहा है,
रोज रोज भाव बढ़ रहा है, उसके ऊपर भी रोक लगाना होगा। ये सिर्फ गवर्नमेंट का कानून से नहीं होता है, उसके लिए पूरा सिस्टम को बदलना पड़ता है। प्राउड थिंक्स ऑफ changing the system and bringing in such a way that there will be no inflation, will be reduced and will be made zero one day। हो सकता है 4 साल 5 साल 8 साल लगे, मगर इन्फ्लेशन बाद में स्टेबलाइज हो जाएगा, देयर विल बी नो इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन कम होने के कारण परचेसिंग पावर भी जब ज्यादा होगा तो आदमी ज्यादा खरीद सकता है, और अपना इकोनॉमी ज्यादा होगा, इकोनॉमी विल बी इन ए वेरी हेल्दी स्टेट। ये तो प्रूफ की सोच है। जब सेकेंड स्टेज स्टार्टिंग में हम लोगों को बोलेंगे सब जुड़ जाइए, और जब लोग जुड़ना शुरू कर लेंगे उसके बाद लोगों को ज्यादा प्रेशर देना शुरू करेंगे हम, ये बड़े बड़े वालों को। चलिए आप भी जुड़ जाइए ना, इसके ऊपर आपका इकोनॉमिक होल्डिंग तो ठीक ही है, आप जोड़ के अपना एक नया सिस्टम के साथ जीने का सीख ले। आप भी सीखिए, ऐसा इनको हम बोलना शुरू करेंगे। फ्राउड का और एक प्रिंसिपल है कि प्रोडक्शन फॉर कंजम्पशन नॉट फॉर प्रॉफिटियरिंग। संक्षिप्त में इसका मतलब होता है जो भी संसाधन हम यूज कर रहे हैं सिर्फ लाभखोरी के लिए या सिर्फ लाभ कमाने के लिए प्रोडक्शन में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो यूज करके बहुत बार मैं उदाहरण दे चुका हूँ, उसी का मैं रिपीट करूंगा कि अगर पानी मिल रही है तो पानी को क्यों, किस उद्देश्य को हम यूज करें? पीने का पानी बनाने के लिए, सिंचाई के लिए, या उसका कुछ कोल्ड ड्रिंक्स बना के बेचे, या कुछ शराब बनाने के लिए यूज करें? जो लाभ कमाने के लिए काम करता है या इंडस्ट्री लगाता है वो सोचता है शराब उत्पादन करने का सबसे पहले, क्योंकि उसमें ज्यादा लाभ है, बाद में सोचता है कोल्ड ड्रिंक का। मगर प्राउड का ऐसा नहीं, कंजम्पशन यानी जिसका उपयुक्तता ज्यादा हो, लोगों के उसका जरूरत ही ज्यादा हो, उसके लिए उसका उपयोग करते हैं। पहले पीने का पानी, बाद में सिंचाई। ये पानी का एक उदाहरण। तो ये सिस्टम लागू होना शुरू हो जाएगा जब ये कोऑपरेटिव फार्मिंग शुरू होगा। तो वहाँ के जितने भी गांव के संसाधन है, जैसा स्ट्रीम है, वहाँ के छोटे मोटे तालाब हैं, बड़े बड़े सरोवर या बड़े लेक्स जितने भी हैं, इसका पूरा प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। फॉरेस्ट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। वहाँ जितने भी ये जमीन जो अपने बाउंड्रीज हैं, ये है, ये पूरा ठीक तरीके से यूज होना शुरू हो जाएगा। तो इसके साथ सेकेंड फेज में और एक प्रयत्न शुरू हो जाएगा। क्या है वो? प्राउड का एश्योरेंस क्या है? न्यून हर एक आदमी और उसके ऊपर जितने भी लोग निर्भर हैं, उसके परिवार के लोग, ये सबकी न्यूनतम आवश्यकता है। आज प्राउड तो 5 चीजें मिनिमम एसेंशियलिटी बोलते हैं। क्या है? फूड, क्लॉथ, शेल्टर यानी घर, मेडिकल फैसिलिटी और शिक्षण। ये पांचों चीजों का गारंटी करना शुरू कर दे, तभी शुरू हो जाएगा। जब आज हम देखते हैं ना, सब लोग सरकारी नौकरी के लिए भागते हैं। अगर एक लोकल कोऑपरेटिव बैंक में एक क्लर्क का पोस्ट खाली है, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट दिया गया, तो लोग घूस कितने तक देते हैं? 10 लाख, 15 लाख घूस देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ताकि उसका एक ये रहता है, मुझे मिल गया। सरकारी पोस्ट के लिए ये तो लाखों का जमाना अब जाते, वो भी गायब होते दिख रहा है। कुछ पोस्ट के लिए तो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, और जैसा जहाँ कमाई ज्यादा होता है, टेबल के नीचे का कमाई, वहां तो करोड़ों तक देने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं।
क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनको एक भरोसा रहता है, कल की भरोसा। जब आदमी को एक सरकारी नौकरी मिल जाती है, वो सोचता है जिंदगी भर की अपना सुरक्षा हो गई, हर महीने अपना सैलरी आएगा और उसके बाद रिटायर हो जाऊंगा तो पेंशन आएगा। पेंशन के बाद मैं अगर मर भी जाऊं तो मेरी वाइफ को वो पेंशन मिलती रहेगी, आधा पेंशन मिलेगा उसके लिए। ये सब सोचते हैं लोग, इसलिए इतना पैसा खर्चा करके वो लोग सरकारी नौकरी के लिए भाग रहे हैं। मगर प्राउड का तो अलग सिस्टम है। प्राउड का कहना क्या है? एवरीबडी इज एश्योर्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट और न्यूनतम आवश्यकताएं का गारंटी मिलेगा। काम करो तो आपको मिलेगा ही। जिन लोगों को काम करने का सक्षमता है, कैपेसिटी है, तो वो लोगों को तो काम करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रोज 20 घंटे काम करें, इनह्यूमन वे में तो नहीं है। आज के जमाने में तो 6 घंटे या 8 घंटे करना पड़ेगा, मगर ये तो कम होते जाएगा। आज ही अगर हम देखें तो अगर सिस्टमेटिकली हम लोग करें तो 6 घंटे काम करना बहुत हो जाएगा आज का सिस्टम। मगर ट्रैवलिंग के लिए, उसके लिए, इसके लिए पूरा ट्रैवल करके अपना समय बर्बाद हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो प्राउड का सेकंड फेज में जो है, इसका गारंटी शुरू हो जाएगा। तब लोगों का मानसिकता भी बढ़ पूरा बदलना शुरू हो जाएगा। तो थर्ड फेज में क्या होगा? थर्ड फेज जब शुरू होगा तो लोग जो इंडिविजुअली कर रहे हैं वहां कुछ कानून लगाए दिया जाएगा कि वो लोग लेबर को बाहर से नहीं ला पाएंगे वो लोग। तो उनको ये जो कोऑपरेटिव्स काम कर रहे हैं उनमें ज्वाइन होना ही होगा। इट बिकम्स ए मस्ट फॉर दैम। तो उसमें मिलना उनके लिए अच्छा भी है और जरूरी भी है। वो जब स्वार्थ के कारण समझ नहीं पाते हैं तो उनको कानून के द्वारा इसमें मिलाना शुरू करनी चाहिए थर्ड फेज में। तो एक प्रश्न उठती है यहाँ, ये फेसेस कब कब शुरू होगा? 2 साल बाद, 5 साल बाद? बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्राउड इज वेरी साइकोलॉजिकल। प्राउड क्या आता है? एक ब्लॉक में या कभी कभी एक विलेज में जब लोगों की मानसिकता में बदलावट आ गई, जब वो बदल चुके हैं, जब वो चाहते हैं कि वो अपना गांव एक परिवार है, जब वो लोगों के मन में ये सोच आना शुरू हो गए तो वो अपने आप मिल जाएंगे। हो सकता है किसी गांव में 5 साल में आए तो फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज पे जाए वो लोग। कुछ ऐसे जगह होंगे जहां 10 साल के बाद आएगा उनका मन में, ठीक है भाई इंतजार करो दूसरे फेज के लिए, थोड़े दिन के बाद जाओ। कोई ऐसा हड़बड़ी नहीं है, ऐसा जल्दी कोई नहीं है। थर्ड फेज जाने के लिए हो सकता है 15 साल लगे, 20 साल लगे, लगने दो ना। जब होता है तो वो ठीक तरीके से होगा वो। तो थर्ड फेज में जो होगा इसमें कोई हाइड एंड सीक नहीं है। तो फर्स्ट फेज में हमने कह दिया कि सेल ऑफ लैंड विल बी स्टॉप। उसके साथ साथ और एक है फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड। अभी क्या हो रहा है, एक बाप के 2 बच्चे हैं तो 1 एकड़ में आधा आधा हो गया, उसके एक एक बच्चे या 2 2 बच्चे हो गए, फिर उसमें बंटवारा आधा एकड़ में, फिर एक एक 1/4 एकड़ हो गया। ये पूरा रोकना पड़ेगा। अगर आप इसको आपका अधिकार चाहिए इस जमीन के ऊपर तो आपको साथ में रहना होगा, क्योंकि या फर्स्ट सेल नहीं कर सकेंगे, दूसरा ये फ्रैगमेंटेशन भी स्टॉप हो जाएगा। उसका राइट तो रहेगा बट जॉइंट राइट। ये जॉइंट राइट होने से वो डिवीजन, फर्दर डिवीजन नहीं होगा। अब क्या हो रहा है, भाइयों के बीच में इसी के लिए लड़ाई हो रहा है। एक मीटर के लिए, 1 स्क्वायर मीटर के लिए, या एक 100
200 स्क्वायर फीट के लिए, 1000 स्क्वायर फीट के लिए इतना लड़ाई लड़ते हैं लोग, मेरा है मेरा है। कभी कभी पीढ़ियों तक ये लड़ाई चलते रहता है कोर्ट में। ये सब बंद होनी चाहिए। वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। हो सकता है एडवोकेट लोग इसका समर्थन न करें। क्या करते हैं, अगर वो समर्थन करें या न करें, ये तो प्रभु की सोच है। ये भी ऐसी एक चिंतन। तो इसके बाद जो होगा, ये थर्ड फेज में तो उनके लिए ज्वाइन होना ही होगा। वो इंडिविजुअल लेबर नहीं एम्प्लॉय कर सकेंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जो है वो सिस्टम भी बदल जाएगा जब हम थर्ड फेज में एंटर हो चुके। ये तो साइकोलॉजी, लोगों की साइकोलॉजी के ऊपर हो सकता है। एक स्टेट में या एक समाज, प्रॉफिट का जो सोशियो इकोनॉमिक यूनिट है, हो सकता है एक समाज आगे हो और दूसरे समाज थोड़ा पीछे हो, मगर वही की परिस्थिति के देखते हुए, वो परिस्थिति को देखते हुए, परिस्थिति के अनुसार ये थर्ड फेज शुरू होगा। थर्ड फेज में क्या है, 100% प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वर्कर्स। ये ओनरशिप का उसना प्रॉफिट वगैरह मिलना कम हो जाएगा उसको, और स्लोली, एक ही बार में। पहले 50% उसका मिलेगा, बाद में सेकेंड फेज में कम करते करते 25%, उसके बाद कम करते जाएंगे, और एक थर्ड फेज में जो होगा लास्ट में, वो 0 हो जाएगा। तब तो पूरा पूरा उसमें जो काम कर रहे हैं लोग, उन्हीं वही शेयर होल्डर्स होंगे, और उनका डिविडेंड वगैरह उन्हीं को तो मिलेगा जो उसमें काम नहीं कर रहा है। काम करने का मतलब मैंने कहा कि वो किसी तरीके से उससे लगा हुआ है। ही इज विद द कोऑपरेटिव, वो फुल टाइम एम्प्लॉय है वहां का। जब ये लोग रहेंगे उनके लिए मिलेगा। तो एम्प्लॉयज तो दो तरह के हो सकते हैं। ये तो फुल टाइम, जो पूरा उसी के ऊपर निर्भर हैं लोग, और दूसरे टेम्पररी, जब हार्वेस्टिंग के टाइम पे चाहिए, या बीज लगाते वक्त, सोइंग के टाइम में ऐसा कुछ चाहिए तो तब लेंगे थोड़े दिन के लिए। ये तो टेम्पररी लेबर होंगे, उनको तो वेज ही मिलेगा, वो डिविडेंड वगैरह उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हमेशा ये कोऑपरेटिव के साथ मिले नहीं रहते हैं। आज यहाँ काम किए, दूसरे कहीं और भी जा सकते हैं। ऐसा सिस्टम थर्ड फेज में ये आ जाएगा। ये और उसके साथ आगे बढ़ते बढ़ते फोर्थ सिस्टम यानी फोर्थ फेज शुरू होगा। तब जब फोर्थ फेज शुरू होगा, तब तो लोगों की मानसिकता जो है पूरा बदल चुका होगा। क्योंकि सिर्फ ये कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर में, सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं, हर जगह ये लागू होके रहेगा। कैसे? प्रोडक्शन हो गया, ये तो फार्म प्रोडक्शन हो गया। इसके बाद प्रोक्यूरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है? एक तरफ इंडिविजुअल भी कर रहे हैं, यानी कंपनीज हो, कॉरपोरेट्स हो, पार्टनरशिप फर्म्स हो, या जो भी इंडिविजुअल रूप में कर रहे हैं, वैयक्तिक रूप में, या प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी उसमें है। और एक तरफ गवर्नमेंट भी लगाई हुई है। हम देखते हैं गोदाम में कितना अनाज सड़ रहा है, वो टन्स, हजारों टन्स ऑफ इट्स बीइंग वेस्टेड। अनाज पूरा वेस्ट हो रहा है, सड़ रहा है वहाँ। ये गवर्नमेंट की तरीका है काम करने का। मगर प्राउड क्या चाहता है कि पूरे प्रोडक्शन से लेकर कंज्यूमर को पहुंचाने तक जितने भी है, ये पूरा कोऑपरेटिव में ही रहेगा। सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं, बीच में जितने भी इसके स्टेजेस हैं पहुंचने के लिए, वहां कंज्यूमर को पहुंचने के लिए
पूरा कोऑपरेटिव में ही होगा। एंड एंड पॉइंट इज कंज्यूमर कोऑपरेटिव, वहां भी कंज्यूमर कोऑपरेटिव के द्वारा ही लोगों को मिलेगा। एक कोऑपरेटिव का एकदम पूरा एटमॉस्फियर, चाहे आप बोलो देश का, समाज का या ब्लॉक का, कितने छोटे स्तर से बड़े स्तर तक, पूरे के पूरे कोऑपरेटिव स्पिरिट होगा, कोऑपरेटिव नया डायनामो होगी वहां। तो कंपटीशन होगा, भाई मेरा वहां एक कोऑपरेटिव है, उसके साथ हम कॉम्पीट करेंगे, उससे अच्छा साबित करेंगे हम, ताकि मेरे जितने भी शेयर होल्डर्स हैं मेरे साथ रहे। हर लीडर वही सोचना शुरू करेगा। ये कंपटीशन के कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा और जितने भी चीजें हैं वो सस्ते में मिलना शुरू हो जाएगा। और फोर्थ पेज में जो है प्राउड जो सोच रहा है कि वो इट शुड बी सोशलाइजेशन ऑफ लैंड, वो साइकिक लोगों का कैसे रहेगा तब। तो लोग ये सोचना शुरू करेंगे कि मेरा खुद का भलाई से ज्यादा सबका भलाई, वो चाहना शुरू कर देगा ही नहीं, वो समझना शुरू करेगा कि वो सबका भलाई में ही मेरा भलाई है। तो उसका फर्स्ट प्रायोरिटी होगी सबका भलाई के लिए सोचना। ये फोर्थ स्टेज होते ही क्या होगा कि वो एवरीथिंग इज गारंटीड बाय दैट टाइम, सबका गारंटी, मिनिमम एसेंशियलिटी गारंटी हो गया। प्रभु तो सिर्फ मिनिमम एसेंशियलिटी गारंटी करने के लिए नहीं आ रहा है, प्रभु का चिंतन अलग है। सिर्फ प्रभु एक इकोनॉमिक्स ही नहीं, एक अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि इकोनॉमिक्स को तो हम बोल सकते हैं धनशास्त्र। प्रभु तो धनशास्त्र के जितने भी सोच है उसको तो लागू रखेगा, पर उसके आगे भी प्रभु सोचता है। ये सब क्यों कर रहा है प्रभु? इसलिए प्रभु ये करेगी ताकि लोग अपनी इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए ज्यादा समय दे, और सारे मानवता की, इसमें एक आदमी किसी जात की या किसी देश का नहीं, पूरे ह्यूमैनिटी के स्पीड है, जो विकास की गति है इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल लेवल पे, आध्यात्मिक स्तर पे, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पे उनका विकास की गति तेज रफ्तार से चले। अब क्या हो रहा है, कुछ लोगों का आमदनी और उनका संपत्ति की विकास तेज रफ्तार से चल रहा है। ये सिस्टम को तो प्रॉब्लम मानती नहीं है। प्रॉब्लम का सिस्टम है देयर विल बी लिमिटेशन ऑन फिजिकल वेल्थ, बट इंटेलेक्चुअल और आध्यात्मिक संपत्ति जितना चाहते हो उतना कमाओ, ताकि हम ऐसा परिवेश सृष्टि करेंगे, क्योंकि आपको सोचने का जरूरत नहीं होगा। मैंने कहा ना, वो प्रॉब्लम क्या सोचता है कि हफ्ते में 5 मिनट काम करने का प्रॉब्लम प्लान कर रहा है। हर आदमी 5 मिनट काम करे, अपना न्यूनतम आवश्यकताएं पूरा हो गई, बाकी सब अपने मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयोग करे समय। ये प्रौढ़ का सोच है। तो फोर्थ स्टेज जब आएगा, प्रौढ़ इतना ही नहीं है, प्रौढ़ का जो है सिर्फ ये फिजिकल संसाधन के बारे में ही नहीं, मानसिक संसाधन, कलेक्टिव साइकोलॉजी, कलेक्टिव इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, उसके साथ कलेक्टिव स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ये सब मानवता की भलाई के लिए कैसे उपयोग करें इसको, इसके बारे में भी प्रौढ़ की चिंतन चल रहा है। तो ये कब साध हो सकता है, ये कब हम लागू कर सकते हैं? जब न्यूनतम आवश्यकताएं पूरा हो जाए और पूरे समाज में ऐसी एक नई विचारधारा, एक सोचने की तरीका शुरू हो जाए कि मैं बदले हम, सबके भला में मेरा भला। ये जब हम ऐसा सोचना शुरू करेंगे लोग, तब ये नेक्स्ट स्टेज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ
ऑल दिस इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल रिसोर्सेस, इसके बारे में प्राउड प्लानिंग करना शुरू करेगा। कैसे यूज करें इसको सबके भलाई के लिए, इसका उपयोग कैसा हो, ये स्टेज होगा। इट विल कोइंसाइड विथ फोर्थ फेज ऑफ फार्मर्स कोऑपरेटिव। ये कितने समय लग सकता है इसके लिए, ये तो आगे के दिन बताएगा। कितना समय लगेगा, ये 5 साल में होगा, 10 साल में होगा, 20 साल में होगा, तो हो सकता है उससे भी ज्यादा लगे, 30 साल से भी ज्यादा लगे, हो सकता है। क्या जल्दी क्या है उसमें, जब इट शुड बी ए नेचुरल डेवलपमेंट नॉट ए फोर्स्ड डेवलपमेंट। ये नेचुरल डेवलपमेंट विल टेक टाइम। वो समय पे ये पूरा डेवलपमेंट होते आएगा। जब आप अपना बगल के ब्लॉक में अगर ऐसा डेवलपमेंट हो गया तो आदमी अपना वो देख के पॉजिटिव एग्जाम्पल मिलता है। जब एक पॉजिटिव एग्जाम्पल आदमी की वो अपना इस भी बहुत जल्दी को इमिट कर जाएगा। इसके साथ साथ क्या होता है कि वो पूरा मानव समाज जो हम आज स्वार्थ, एक दूसरे के लिए घृणा, ईर्ष्या, ये सब देख रहे हैं, वो सब बदल जाएगा। हम नया एक नई जिंदगी जीना शुरू करेंगे, एक नई सोसाइटी को देखना। सब लोग जो आपस में प्यार, आपस में मिलते जुलते हुए हम लोगों को ऐसा एक समाज को हम देख पाएंगे। ऐसा एक समाज की रचना जहां सब लोग, जो प्रकृति की नियम है विकास, वो विकास की रास्ते पे तेज गति से चलते हुए हम देख पाएंगे। उसके लिए ये फार्मर्स कोऑपरेटिव इसे मस्ट। फार्मर्स कोऑपरेटिव, फिर से मैं रिपीट करूंगा, ये फार्मर्स कोऑपरेटिव को मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ फार्मर मिल गए किसान लोग और कल्टीवेशन शुरू करें। ये तो शुरुआत है, वहीं से शुरू करके आगे कैसे जाना है, प्राउड का तो पूरा प्लानिंग है। ये प्लानिंग को लेके ही चलना होगा। इसी रास्ते पे जब लोग चलना शुरू करेंगे, जब हम सोचना शुरू करेंगे ये, देन द फोर्थ फेज विल कम। प्राउड क्या कहता है, जब शुरू से जब हम वो इतना हम पहुंच चुके होंगे जहां लोगों को सबके बारे में, सबके भलाई के लिए सोचना शुरू करेंगे लोग, तब का जो जितना समय है, जितना समय लगेगा उसको, वो समय को प्राउड कहता है दिस इज द टाइम टू इम्प्लीमेंट प्राउड। हो सकता है जितना भी साल लगे, अपना कोशिश ये रहेगा कि ये जितने कम समय में हो सके उतने में हम इसको कर पाएंगे। तो फार्मर्स कोऑपरेटिव के बारे में मैं समझता हूं कि आज के लिए इतना ही बस। और इसके बाद जो है हम अगले एपिसोड में प्राउड के मैनेजमेंट सिस्टम, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट सिस्टम कैसे होगा, प्राउड का कोऑपरेटिव मैनेजमेंट सिस्टम। आज भी कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं, प्राउड भी कोऑपरेटिव सिस्टम जब लागू करना चाहते हैं तो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन सारे मस्ट, मगर उनका मैनेजमेंट सिस्टम कैसा होगा, प्राउड का अपना ही चिंतन है। तो अगले इसमें उसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज का हम यही समाप्त करते हैं। निरंजन जी, आपको कुछ कहना है इसमें? निरंजन जी, तो आज के लिए इतना बस। और अगले कोऑपरेटिव का जो सीरीज है उसके बारे में जो बात करने की, अगले इसमें हम
बात करेंगे मैनेजमेंट के एस्पेक्ट। प्राउड आज के जो इंस्टीट्यूशन है उसके तरीके से कैसा डिफरेंट है और कैसा बदलने चाहते हैं। तब के लिए नमस्कार।